नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। कार्यक्रम वाइड एंगल विद अशोक व्यास का स्वरूप आज ऐसा है कि उसमें गज़ल की जो खुशबू है वो आप तक आने वाली है, और उस खुशबू, उस मधुरिमा को लेकर आप तक आने वाली जो शख्सियत है वो फ़िलहाल लंदन से पधारे हैं, अमेरिका। और उनके जीवन की यात्रा कहें तो ऐसी रही है कि इसमें कई रसमय मोड़ आए हैं, और कैसे एक प्रोफेशनल डॉक्टर अपने मेडिसिन से हटकर पूरी तरह म्यूज़िकमय हो जाता है। उसके पीछे की कहानी भी हम सुनेंगे डॉक्टर कंवलबीर सिंह जी से। आप वायलिन वादक के रूप में विख्यात हैं और गज़ल गायकी में भी आपका खासा नाम है। स्वागत आपका। नमस्कार। आपकी मुस्कान को देखते हुए मुझे लगता है कि हम आपकी गायकी का परिचय अगर हमारे दर्शकों तक एक ऐसे गज़ल से, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, चलिए। और संगीत के साथ जुड़े हुए आपकी मुस्कान बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए जी। शुक्रिया। तो ये आप सबकी सुनी सुनाई गज़ल है ये, और ये उनकी शायद फिल्मों में एंट्री इन 2-3 गज़लों से हुई थी। साथ से छू लो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तो उम्मीद है सब सुनने वालों ने ये पहले भी सुनी हुई है। अर्थ फिल्म में थी शायद ये। यस। तो इसके साथ हम आपको तबला भी सुनाएंगे। क्या बात है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। ऐसा लगता है कि ये गज़ल पूरी आपसे सुन लेते पर कुछ और बातें सुनने को मिलेंगी। तो एक वायलिन वादन जो है, और आपकी जो गायकी थोड़ी बहुत हमारे दर्शकों ने भी सुनी, और मुझे लगा कि एक बड़ी तसल्ली सी जो होती है ना, वो पूरी तैयारी के बाद में जो एक आश्वस्ति का भाव समर्पण के साथ में जब बहता है, तो इस तरह की बात बनती है जैसे कि आपकी गायकी में, चाहे भजन गा रहे हों या आप गज़ल गा रहे हों। तो पहले तो बताइए कि ये जो एक गाना आपके लिए क्या अर्थ रखता है? गाना तो आपकी रूह की खुराक है। अगर आप गाना सुनते भी हैं, अच्छा गाना सुनते हैं, और आपको म्यूज़िक की थोड़ी समझ है, तो आप सबको रिलैक्स करता है म्यूज़िक। पर जब आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इसको आप अच्छे से सीखते हैं, सुरों को समझने लगते हैं और उसकी डेप्थ में जाने लगते हैं, तो इससे बड़ी खुराक क्या हो सकती है। ये तो आपको इसे सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, आप इसमें खो जाते हैं। संगीत में आप ऐसा खो जाते हैं कि आप पूरी दुनिया से डिटैच हो जाते हैं। तो ये इसका मकसद तो यही है कि जब तक आर्टिस्ट वैसे भी खुद डिटैच ना हो, ऑडियंस को भी नहीं कर सकता,
तो आपको खुद होना पड़ता है, भीगना पड़ता है इसमें, और साथ आप ऑडियंस को फिर साथ लेके चल सकते हैं। ये भीगना शब्द बड़ा ही खूबसूरत मालूम पड़ता है यहाँ पे। और वो जो भीगने वाली बात आपके जीवन में बचपन से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि आपने अपने पिता रघबीर सिंह जी से सीखा है, तो उनके बारे में कुछ बताइए। और मैं एक सवाल और जोड़ देता हूँ, जब आपको पता था कि मुझे संगीत खींचता है, तो फिर मेडिकल एडमिशन लेके पूरा पढ़ने का वो ये कैसे दोनों बातें साथ साथ चली? देखिए, मेडिकल डॉक्टर तो मैं बाय एक्सीडेंट बन गया, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कल्चर ऐसा है कि सब अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो बचपन से ये दिमाग में चीज़ें भरी जाती हैं कि आप अच्छा पढ़ें, कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करें। तो फिर वो मेरे भी दिमाग में आ गया कि मैं कुछ बनूंगा, तो मैंने भी ठान ली थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा। पर म्यूज़िक की लत मुझे लग गई थी कोई 10-12 साल की उम्र से। अच्छा। और उसमें ऐसा था कि मेरे फादर खुद वोकलिस्ट थे, क्लासिकल वोकलिस्ट, तो वो सिखाते थे हम लोग को वोकल। पर मुझे बाद में ये वायलिन का शौक़ हो गया था। अच्छा, इसमें भी आपको फिर आपके जो दूसरे उस्ताद हैं वो तो सारंगी माएस्ट्रो उस्ताद नाजिर हुसैन और पंडित राम नारायण जी से आपने सीखा। तो वाद्य आपने वायलिन क्यों पकड़ा हुआ था, और वो सारंगी के जो उस्ताद थे उनसे सीखना ये कैसे? देखिए, वो ऐसा था कि मैं हमेशा ही सारंगी ही सीखना चाहता था, वायलिन में सीखना नहीं चाहता था। और पर सारंगी आपको मालूम है एक रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ में थोड़ा उसको टैबू माना जाता था, क्योंकि ये बाई लोगों के साथ ज़्यादा बजा करती थी, ऐसा कुछ मानना था। पर बाद में ये क्लासिकल में पूरी तरह से आ गई है। पर हम लोग उन दिनों भोपाल रहते थे, तो भोपाल में नए नए आए थे और कोई मुझे सारंगी नवाज़ मिले नहीं। तो भोपाल रेडियो पे वायलिनिस्ट थे, तो उनसे मैंने सीखनी शुरू कर दी। पर फिर भी मेरा दिमाग, फिर वहाँ जब रेडियो स्टेशन पे जाना आना शुरू किया तो वहाँ सारंगी नवाज़ भी 2 दिखे। तो मैंने फिर बाद में वायलिन वाले उस्ताद से छोड़ के सारंगी उस्ताद नज़र हुसैन साहब जी, पहले वायलिन पे मेरे मिस्टर नाथन थे, बड़ा अच्छा वायलिनिस्ट, क्लासिकल में ए क्लास के उसमें ऑल इंडिया रेडियोज़ में आर्टिस्ट थे। उसके बाद उस्ताद नज़र हुसैन खान साहब जो बहुत ही नामी सारंगी वादक थे, वो भी भोपाल रेडियो स्टेशन पे स्टाफ आर्टिस्ट थे। तो फिर मैंने उनसे सीखना शुरू किया। पर वायलिन, सारंगी नहीं सीखी मैंने, क्योंकि वायलिन मैंने कहा 1 आध साल बजा ली है तो थोड़ा सा अब उंगलियां चल रही हैं, तो इसी को डेवलप करूं। तो आप मेरी यूट्यूब पे कुछ क्लिप्स ढूंढिएगा, आपको बहुत सी मिल जाएंगी। तो उसमें आप देखेंगे मेरा जो बिल्कुल यूनिक स्टाइल है वायलिन का, किसी भी वायलिनिस्ट से मेरा स्टाइल नहीं मिलेगा। मेरा स्टाइल क्योंकि सारंगी से आता है जी, तो वो सारंगी में क्योंकि एक ही तार पे पूरी सप्तक करते हैं आप, तो उसी तरह घसीटना है। तो मेरे को क्योंकि वोकल को फॉलो करना था, जो वोकल में तो कोई फ्रेट्स नहीं होते ना, वोकल में तो आवाज़ स्लाइड होती है, आप उसको ब्रेक करके कर सकते हैं, सारे गामा पाधा निसा और भी कुछ कर सकते हैं, पर नेचुरली तो वॉइस स्लाइड होती है। अब हम बातें भी कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, तो इसलिए मुझे सारंगी से सीखना था। तो मैंने सारंगी से सीखा और वही स्टाइल मैंने अडॉप्ट किया, सारंगी वाला। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को मैं ये भी बताता चलूँ कि आपने काफ़ी सोलो परफॉर्मेंसेस भी की हैं, भारत में भी कई स्थानों पर, ऑफ कोर्स कई देशों में करी हैं, और आपको गोल्ड मेडल भी मिला है बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में। इसके अलावा जो वो तो ऑल इंडिया रेडियो की बात हुई, आपने तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर, जो कि बड़ा ही उसकी एक अपना ख्याति है और प्रतिष्ठा है, और कमानी ऑडिटोरियम नई दिल्ली और रविंद्र भवन इत्यादि स्थानों में आपने बजाया। तो जब आप वायलिनिस्ट के रूप में सोलो परफॉर्मेंस करते हैं, तो वायलिन ऐसा वाद्य नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा उस तरह से गेय वाद्यों में नहीं माना जाता है सामान्यतया। कभी चुनौतीपूर्ण रहता है क्या, या क्या समा बनता है, और आप अपनी गायकी को उसके साथ रखते हैं या वो अलग ही रहता है? बिल्कुल, जो वायलिन है एक्चुअली, वायलिन तो बिल्कुल कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है। वायलिन जो है हर तरह के म्यूज़िक में इक्वली
फ्रीली आप उसको बजा सकते हैं, चाहे वो वेस्टर्न म्यूज़िक है, चाहे वो फोक म्यूज़िक है, आयरिश म्यूज़िक है, आप ब्लैक म्यूज़िक, रेगे, कुछ तरह का भी म्यूज़िक ले लें, वायलिन सब में बजता है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री, जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, उसमें जो पीछे ऑर्केस्ट्रेशन होता है उसमें वायलिन्स होती हैं, पर वायलिन का जो क्लासिकल का फॉर्म, जो इंडियन क्लासिकल का फॉर्म है, वो आया है हिंदुस्तान में मुझे लगता है 150 साल से, जब अंग्रेज़ों का राज होता था, तो तब शायद वायलिन तब आया होगा, और पहले ये कर्नाटक म्यूज़िक में ज़्यादा आया है। तो आप देखेंगे कि कर्नाटक म्यूज़िक में जितने वोकलिस्ट हैं उनके साथ पीछे संगत पे वायलिन होती है। जो नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक में सारंगी होती है और साउथ इंडियन में वायलिन होती है। तो उस कर्नाटक म्यूज़िक में तो बहुत बजता रहा, बहुत क्लासिकल भी बजता है, ये सोलो भी बजता है। और हमारे नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक में क्या है कि ये सोलो बजना शुरू हुआ होगा, समझ लीजिए 100 साल पहले। हुस्न लाल थे, हुस्न लाल भगत राम, आपने नाम सुना होगा, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी रहे फिल्मों में। हुस्न लाल जी बहुत अच्छी वायलिन बजाते थे। और फिर वी.जी. जोग जी आए और गजानंद राव जोशी जी आए। पर मुझे, जब मैं वो वायलिन सुनता था एज ए सोलो, मुझे वायलिन अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उस समय तक वायलिन जो है सितार को फॉलो करती थी, तो वो जो कट बो बड़ा होता था उसमें, तो उससे क्या होता था, वायलिन की आवाज़ कुछ हार्श सुनाई देती थी मुझे, तो इसलिए मैं वायलिन पसंद नहीं करता था, मैं सारंगी सीखनी चाहता था। पर 1970 के आसपास की बात है, जब मैं रेडियो पे, एक प्रोग्राम होता है रेडियो संगीत सम्मेलन इंडिया में, वो उस पे एक वायलिनिस्ट बजा रही थी, एन राजम। हाँ। जब मैंने उनको वायलिन बजाते सुना कि ये तो गायकी अंग क्या बढ़िया इसमें काम चल रहा है, तब मुझे लगा कि अब मैं वायलिन सीखूँगा। तो मैंने वायलिन इसलिए सीखनी शुरू की क्योंकि इसमें पूरा आप सोलो बजा सकते हैं, बिल्कुल गायकी में जो आप काम करते हैं, आलाप शुरू होते हैं, विलंबित गत, द्रुत गत, मध्य लय, सब कुछ फ्रीली कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, सॉरी, मैं क्योंकि समय सीमा में रहेगा तो कुछ संदर्भ और आपके साथ उनको छू लिया जाए। तो एक तो आपका मेडिकल से म्यूजिक की तरफ जो ट्रांजिशन है वो है, दूसरा आपका भारत से यूके की तरफ जो प्रस्थान हुआ, और वहाँ जाकर भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ जो आपकी घनिष्ठता है वो न केवल बनी रही बल्कि वो और परवान चढ़ी। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएं, वहाँ पे कैसा वातावरण है म्यूजिकली स्पीकिंग? जब मैं आया था, देखिए मैं आया था 1981 में आया था, तो उस समय जो क्लासिकल का थोड़ा सा माहौल कम था। उस समय लाइट म्यूज़िक वगैरह का हुआ करता था, भांगड़ा म्यूज़िक उस समय पॉपुलर हुआ था, फिल्मी गाने तो हमेशा ही चलते आए हैं। तो इंग्लैंड में एशियन मैगज़ीन करके एक टेलीविज़न पे हफ्ते में आधा घंटा संडे को आया करता था प्रोग्राम, तो उसमें किसी न किसी आर्टिस्ट को बुलाया करते थे, वो इंडिया से जो भी आया हुआ हो। जगजीत सिंह साहब वहाँ आए हैं, मेहंदी हसन साहब आए हैं वहाँ पे, क्लासिकल में भी कुछ आर्टिस्ट आए हैं, पंडित राम नारायण जी आए हैं। तो पर जो पब्लिक ऑडियंस का माहौल तो रविशंकर जी शुरू कर गए थे ना, सितार लेके आए थे जब वो, आपको पता है बीटल्स के साथ उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, तो क्लासिकल का वो बना गए थे ग्राउंड। पर सितार को लोग समझते थे, हाँ इंडियन इंस्ट्रूमेंट कोई है तो सितार, पर वायलिन वगैरह को वो नहीं समझते थे। तो मैं आया तो मैंने क्लासिकल बजाना शुरू किया जब वहाँ पे तो फिर मुझे प्रोग्राम मिलने शुरू हुए। फिर वहाँ पे जितने इंडिया से, पाकिस्तान से जो सिंगर्स आया करते थे क्लासिकल के या गज़लों के। पर आप गए ही क्यों लंदन? गए ही क्यों? गया ही क्यों, ये तो देखिए भाग्य की बात तो है। नो, जब आप गए तो आप मेडिकल प्रोफेशन में थे या मैं गया तो इसीलिए था कि मैं जाके वहाँ पे मेडिसिन करूँगा। तो मैं आ गया वहाँ पे, मेडिसिन मैंने ट्राई भी की 2 साल तक। तो फिर मुझे लगा कि मुझे म्यूज़िक जो है मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रहा है, तो फिर मैंने मेडिसिन को हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा नहीं। अच्छा, ये वाला जो मोमेंट होता है ना, जब कोई बंदा इस तरह का मेजर चेंज अपनी लाइफ में लाता है, तो फैमिली मेम्बर्स को पूछना होता है या ऐसा आवश्यकता होती है कि वो क्या रिस्पॉन्स है, उसकी ज़रूरत नहीं भी महसूस होती है? आपके केस में क्या था? देखिए हमारे केस में मैं अकेला था यहाँ पे, मेरी बाकी फैमिली तो इंडिया में ही थी, पर मुझे मेरी वाइफ का बहुत साथ रहा। वो यहीं की थी, इंग्लैंड से ही थी, हालांकि इंडियन है वो भी, पर यहीं बचपन ही में आ गई थी, वो 3-4 साल की थी जब।
तो उसका पूरा सपोर्ट रहा है मुझे कि जो तुम करना चाहो। तो इस बात को लेते ना अभी एक गज़ल की तरफ चलते हैं जो कविता किरण जी की लिखी हुई है जी। और वो वाली बात आपके साथ नहीं थी जो कि इस गज़ल के पहले शेर में है। जी, जो कहता है कि फिर तुम वही बात करोगे, जी जी, झगड़ा मेरे साथ अच्छा करोगे। चलिए, मैं वो तो आपने कहा तो मैं वो ढूंढता हूँ अभी आपने इसके। तो जी आप तो झगड़ा वगड़ा करने में विश्वास कम रखते हैं ऐसा मुझे लगता है। और संगीत यूं भी न केवल गाने वाले को समन्वित कर देता है जी बल्कि सुनने वालों तक भी वो भाव जाता है हाँ जी, जिसको लेके एक आनंद सा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो हमारे साथ डॉक्टर कमलबीर सिंह जी जो हैं इनके द्वारा कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ इन्होंने संगत की है, जिनमें से महेंद्र कपूर के समय से मतलब तब से, फिर हंसराज हंस जी, इधर अपने अनूप जलोटा जी, उस्ताद शफकत अली खान साहब, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, परवेज़ मेहंदी और सुधा मल्होत्रा, बड़े बड़े गायकों के साथ में जी तो जी, आपने संगत की। आप उनके साथ वायलिन बजा रहे होते थे? मैंने उनके साथ वायलिन सबके साथ बजाई है। क्या बात इन अभी शफकत अली साहब के साथ रिसेंटली भी बजाई थी मैंने। जी जी। सो अनूप जलोटा जी के साथ काफ़ी मैं बजाता रहा हूँ, उनके साथ मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। ये गज़ल है कविता किरण जी की। जी, मैं आपको बताऊं, कविता किरण जी अभी यहीं हैं और अभी उन्होंने काफ़ी मुशायरे किए हैं यहाँ पे। हाँ आपके हमारे लॉन्ग आईटी आइलैंड गोल्ड में, ऑडिटोरियम में भी आपके किया था। यहाँ पे भी उन्होंने किया है। तो तो उनकी जो गज़लें हैं उन तक आपकी पहुंच कैसे हुई? कोई किताब में से या? नहीं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी कोविड टाइम पे। क्या था, एक टेलीविज़न चैनल इंडिया में था, पल पल टीवी, वो न्यूज़ चैनल है इंडिया में बहुत बड़ा, और उस पे मुझे उन्होंने न्यू ईयर ईव को प्रोग्राम करने को बोला था कि मैं कुछ आके सुनाऊँ वहाँ पे। तो मैंने गाया था वहाँ। वो हालांकि वो न्यूज़ चैनल है, पर उस पर जब गाने का प्रोग्राम इतना पसंद आया लोगों को कि जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर अभी मनोज, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हर हफ्ते कोई ना कोई म्यूज़िक प्रोग्राम करें। तो म्यूज़िक प्रोग्राम करते थे, तो उसमें फिर मुझे उन्होंने कहा तुम एंकर का काम करो। अच्छा। तो तुम बड़े बड़े सिंगर्स जो भी हैं आते हैं उनको इंटरव्यू करो और उनको गाने के लिए बोलो। तो मैं वो करता रहा हूँ पूरे 2 साल। उसी दौरान कविता जी से मेरी मुलाकात हुई थी। जी जी। तो कविता जी ने फिर मुझे काफ़ी गज़लें भेजी जो मैंने काफ़ी कंपोज की उनकी। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। स्वागत है, स्वागत है। फिर तुम वो ही बात करोगे, झगड़ा मेरे साथ करोगे। मुश्किल से जो खत्म हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, क्या बात है। मुश्किल से जो खत्म हुआ है, मुश्किल से जो खत्म हुआ है, फिर उसकी शुरुआत करोगे। वाह। फिर उसकी शुरुआत करोगे, झगड़ा मेरे साथ करोगे, फिर तुम वो ही बात करोगे। हमको किरण नहीं था मालूम, हमको किरण नहीं था मालूम, हमको किरण नहीं था मालूम, ऐसे ही हालात क्या बात है। करोगे, ऐसे ही हालात करोगे, फिर तुम वो ही बात करोगे, झगड़ा मेरे साथ करोगे। वाह। शुक्रिया। तो मैं ये सब थोड़ा आपको छोटा छोटा करके सुना रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। क्योंकि महफिल में जब हम इसको गाते हैं तो 6-6, 7-7 मिनट, 10-10 मिनट की एक गज़ल हो जाती है। जी, पर यहाँ पे छोटा सैंपल। हाँ नहीं, हमारे दर्शकों को आपकी गायकी का भी परिचय मिल रहा है और कुछ आपकी जीवन की यात्रा के बारे में भी पता चल रहा है। तो ये जो एक गायक है
और एक वायलिन वादक है और एक कंपोज़र है। जो कंपोज़र है इसको दोनों तरफ से मदद मिलती होगी वैसे, और जो एक प्रभावित होना होता है, एक नकल करना होता है। मैं माफ़ी चाहते हुए सीधा सीधा उस शब्द जा रहा हूँ। आपको कभी ऐसा लग रहा होता है आप कंपोज कर रहे हैं कि वो किसी का एको बहुत ज़्यादा हावी तो नहीं हो रहा है, तो आप अपना ओरिजिनलिटी ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं जो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ जगजीत सिंह जी से, जी, उनसे मैं कुछ सीखा भी हूँ, तो उन्हीं की गज़लें मैं ज़्यादा गाता रहा हूँ शुरू में। और एक्चुअली गज़ल को इतनी ऊंचाई जो है उसमें मुझे लगता है जगजीत सिंह का कमाल का योगदान है। बिल्कुल जी, बिल्कुल उन्हीं का, क्योंकि गज़लें क्या है, जैसे मेहंदी हसन साहब तो आपको पता ही है कितना हाई क्लास गाने वाले थे, गुलाम अली साहब हैं, तो गज़लें तो बहुत अच्छी अच्छी गाने वाले हमेशा ही हुए हैं, पर उसको पब्लिक तक जो पहुंचाना था, गज़लों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। अब बाकी अभी तक तो गज़लें गाते थे, हारमोनियम बजता था साथ में, शायद पीछे सारंगी फ्री स्टाइल से बजती थी, उसमें कुछ ऑर्गेनाइज काम नहीं होता था। जगजीत सिंह साहब ने उनको ऑर्गेनाइज किया, ऑर्केस्ट्रेशन दी उसको, कैसे इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन होना चाहिए, किस इंस्ट्रूमेंट वाले को कहाँ पे बजाना है, कितना बजाना है, तो उसकी वजह से। और उन्होंने जो पोइट्री भी जो चुनी है उसको थोड़ी सिंपल पोइट्री चुना है उन्होंने, और ख़ासकर सिंपल ना भी हो तो उनका जो डिलीवरी जो होती थी पोइट्री की, वो इतनी प्रिसाइज होती थी कि वो आप तक पहुंचती थी। तो पोइट्री का ख़ास बात यही होती है कि आप उसको कैसे पढ़ते हैं। जैसे एक शायर पढ़ता है ना, जब शायर मुशायरे में आप सुने शायर, वो इस तरह पढ़ता है सिंपल सी धुन में कि वो आप तक पहुंचती है, आप वाह वाह कर उठते हैं। क्या बात तो उन्होंने जगजीत सिंह जी ने शायद उस चीज़ का ध्यान रखा हो कि उसको ज़्यादा म्यूज़िकल बना के उसको कैसे पहुंचाना है, हाउ वी डिलीवर। तो इस समय ऐसा होगा कि समय जो है वो भागता चला जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जगजीत सिंह जी की जो ये दौलत भी लो है उसकी ले लो जो है, उसकी कुछ 2-4 पंक्तियाँ आप सुना दें। और ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। मुहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। वाह, मुहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अच्छा।
तो वो जो बारिश का पानी है, वो जो भीगापन है, और ये शेर याद आता है कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी किसी बात पे रोना आया। पर एक और शेर आपकी नज़र करते हुए कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों मगर होते तो हैं। और वो इस तरह के दीवाने ही होते हैं जो या तो संगीत के साथ, गज़लों के साथ, शायरी के साथ जुड़े हों, और जब वो उड़ते हैं अपनी कला के पंखों के साथ में, तो जिस आसमान की ऊंचाइयों को वो छूते हैं वो हमारा अपना अनुभूतियों का, हमारे अनुभव का एक हिस्सा बन जाता है। तो आप पाए, आपका बहुत सारा आभार, बहुत सारी शुभकामनाएं डॉक्टर कमलवीर सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, मौका दिया, और यहाँ के सुनने वाले जितने भी हैं आपके अमेरिका में, आपका चैनल यूट्यूब से और भी दूसरी मुल्कों में भी जाता है, तो मैं सबकी सेवा के लिए हाजिर हूँ, जब जो चाहे बहुत ही बढ़िया जाऊँगा। तो उनके लिए शुभकामनाएं, आपके लिए भी। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।